हज़ार खौफ हो लेकिन ज़ुबां हो दिल की तरीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। अस्सलाम वालेकुम सामीन, और हमारी इस लाइव नशिस्त की अगली ऑडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। और आज हम एक बहुत बड़े उस्ताद के बारे में बात करेंगे। वो उस्ताद जिसने इल्म को एक नई जहत बख्शी, वो उस्ताद जिसने अपने शागिर्दों को जवाब नहीं सवाल करना सिखाए, वो उस्ताद जिसने इल्म के बहुत सारी मनाजिल तय कराई, और वो उस्ताद जो हिस्ट्री के पेजेस में पहला शहीद इल्म करार दिया गया और नॉलेज के ऊपर और अपनी सच्चाई के ऊपर डट कर उसने हेमलॉक पी लिया, लेकिन वो आज भी जिंदा है और उसको हम सुकरात के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसे सोक्रेटिस कहते हैं। और आपको पता है ना कि जो हमारा सिस्टम है पॉलिटिक्स का, गवर्नेंस का, वो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है पाकिस्तान में। तो ये सिस्टम सबसे पहले किस जगह पे इंट्रोड्यूस हुआ था? ये ग्रीक्स थे, ये वही यूनानी थे जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले जमहूरियत दी। 507 कबल मसीह में क्लिस्थीनस उस बंदे का नाम था जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी दी। So Greeks were so strong. आपको पता है पहला जॉनरा इल्म कहां से निकलता है? पहला जॉनरा कौन सा है? That is known as philosophy. और मेरे उस्ताद खुर्रम इलाही ये कहते हैं कि फिलॉसफी वो अजाब है जो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, और फिर हम सोचते हैं पाकिस्तान के साथ मसला क्या है। सो ग्रीक्स जो थे उन्होंने दुनिया को फिलॉसफी, और उसके बाद फिर जितनी ब्रांचेस निकलती हैं, साइंस, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी की सारी जड़ें जो हैं ये ग्रीक्स फिलॉसफी से निकलती हैं। और ग्रीक्स इतने स्ट्रांग थे इल्म के लिहाज से, उन्होंने प्रोड्यूस किया इल्म को। उनके दो बड़े सिटी स्टेट थे, एथेंस और स्पार्टा। अब एथेंस और स्पार्टा जो थे ना, ये आपस में अक्सर इनकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन जब इनके ऊपर पर्शियन ने हमला किया था ना, तो तब एथेंस और स्पार्टा एक होके इन्होंने पर्शियन से मुकाबला किया था, और पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी। और उसके अलावा इनका जो सिस्टम था ना, इनके 12 खुदा थे ग्रीक्स के। ग्रीक गॉड्स जो थे वो 12 थे। सबसे बड़ा उनका जो खुदा था उसे ज़्यूस कहते हैं। अब आपको पता है ना, अब ओलंपिक गेम्स होती हैं हर 4-5 साल बाद। तो ये जो ओलंपिक गेम्स हुई थी ना, ये सबसे पहले ग्रीक्स वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और 776 BC में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। ओलंपस माउंटेन है जो जहाँ पे उनका जो किंग्स ऑफ गॉड्स था ज़्यूस, वो रहता था, यानी उसके बारे में कहा जाता है। तो ये ज़्यूस के ऊपर इन्होंने ओलंपिक गेम्स आगाज़ किया दुनिया में, जिम्नेजियम जो बने। तो ये जिस्मानी लिहाज से बड़े खूबसूरत थे। और इसके अलावा इनके और खुदाओं में अपोलो था, एफ्रोडाइट था। तो ये उन 12 खुदाओं को मानने वाले थे। डेमोक्रेसी का सिस्टम वहाँ पे था, एक्लेसिया था। हर बंदे को राइट था कि वो उनकी जो नेशनल असेंबली है ना, जो उनकी असेंबली थी, उसमें जा सकता था जो एडल्ट था। और पहली जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ थी वो भी वहाँ से हुई। आपने सुना होगा ना, अक्सर ये हमारे सियासतदान कहते हैं ना, ये ड्रैकोनियन लॉज हैं।
ड्रैकोनियन लॉज की जो असल एटमोलॉजी है ना, वो ड्रैको बंदे का नाम था, ही वॉज अ ग्रीक। तो उसने जो लॉज निकाले थे वो बड़े सख्त थे, इस वजह से ड्रैकोनियन लॉज इनको कहते हैं। और फिर उसी जगह पे एक शख्स 469 BC में पैदा हुआ। दिखने में कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान नहीं था और शक्ल के एतबार से कोई ज़्यादा फिलोसोफर अच्छा नहीं लगता था ये। लेकिन इस बंदे के पास वो चीज़ थी जो बाकी किसी ग्रीक के पास नहीं थी। जब ओरेकल ऑफ डेल्फी जो था ना, अब डेल्फी उनका मकाम था जहाँ पे ओरेकल रहा करते थे। यानी आप समझें जैसे क्रिश्चियंस के प्रीस्ट हैं, हमारे जैसे क्लैरिक्स हैं, ऐसे उनके ओरेकल्स हुआ करते थे। तो ओरेकल्स ऑफ डेल्फी ने एक बार कहा कि पूरी के पूरे यूनान में, पूरे के पूरे ग्रीक्स में एक ही बंदा सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट है, सबसे ज़्यादा सियाना है। उसे सोक्रात कहते हैं, सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस जो है ना, ये बचपन से अपने बाप, इसका जो बाप था मुजस्मा साज था, स्कल्प्टर था, इसने वो भी देखा, वो भी काम किया। उसके अलावा फिर ग्रीक्स में ये था कि ज़रूरी था कि आपने जंगों में पार्टिसिपेट करना है, तो इसने वॉर में भी हिस्सा लिया था। और फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के ये उस दुनिया में निकल आया जहाँ पे अक्सर लोग नहीं जाते, इल्म की दुनिया, सवालों की दुनिया। बहुत बड़े बड़े सवाल करता था और हैरान कर देता था अपने सवालों से। आपको पता है, इंसान जो है वो अपने जवाबात से नहीं, अपने सवालों से पहचाना जाता है। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं ना, तो ये सोचा करें कि मेरे सवाल क्या क्या हैं, या मुझे मेरे माइंड में क्या क्या सवाल आते हैं। ठीक है। सो स्टीफन हॉकिंग अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जब लिखता है तो वो शुरू में ही ये सारे सवाल करता है कि ये यूनिवर्स कहाँ से आई, यूनिवर्स क्यों बनी, यूनिवर्स कैसे बनी, और उस यूनिवर्स में अर्थ का मकाम क्या है, कितने गैलेक्सीज हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, और इंसानियत किधर जा रही है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। सो ये सारे सवाल वो हैं जो इंटेलेक्चुअल्स के सवाल हैं। इकबाल भी यही इन सवालों के ऊपर सोचते। और खैर, सोक्रेटिस के बारे में ओरेकल ऑफ डेल्फी ने कहा कि ये जो बंदा है ना, जिसका नाम सुकरात है, ये ग्रीक्स पूरे में सबसे ज्यादा सियाना है। अच्छा, आप वैसे हम अगर देखें ना, हमें कोई कह देना कि यार आप बड़े सियाने हो, हम कितने खुश होते हैं। मुझे कहे यार आप बहुत सियाने हो, मैं खुश हो जाऊं, वाह क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे हैं आप, आपने मुझे सियाना कहा है। लेकिन सोक्रेटिस जो था ना, इसको ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि यार मुझे ये कहते हैं कि यार ये ग्रीक्स में सबसे ज़्यादा सियाना है, ये कैसे। ले जी, अब ये नया सवाल था कि सुकरात साहेब यूनान पूरे में सबसे सियाने कैसे हैं। ये उसका सवाल, और ये सवाल लेके जनाब निकल पड़े। और फिर ये काफ़ी लोगों से मिलता, सियासतदानों से मिलता, आम लोगों से मिलता, उनसे सवालात करता, और कहता है कि मुझे कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ हजरात ऐसे मिले जो ये क्लेम करते थे कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास बहुत इल्म है, हम बहुत सियाने हैं। तो इसने आखिर में एक कंक्लूजन निकाला, यानी ये उस तलाश में निकला था ना कि मुझे सबसे ज़्यादा सियाना कोई मिले, अपने से भी ज़्यादा सियाना। आखिर में कंक्लूजन ये निकाला कि ओरेकल ऑफ डेल्फी सही कहता है कि मैं वाकई वाइजेस्ट हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम माई ओन इग्नोरेंस। हाँ, आई नो ओनली वन थिंग, डेट आई नो नथिंग। इसका प्याला इल्म के लिहाज से खाली रहता है। यानी जब हम ये सोच लेना कि हम मुकम्मल हो गए हैं या हमारा इल्म मुकम्मल हो चुका है, तो वो टाइम होता है जब हमारा जवाल आना शुरू हो जाता है। और शायद
मुस्लिम हिस्ट्री में मुसलमानों के साथ यही हुआ है। अब अगर इसी चीज को मैं अगर थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करूं ना, तो जब अरेबिया 7th सेंचुरी में था, तो वो उस टाइम पे जब मुसलमानों का अरूज आता है, जब प्रॉफिट की लाइफ में, जब प्रॉफिट एक नई रूप होंक देते हैं अरेबिया पूरे में, एक अनसिविलाइज दुनिया को सिविलाइज करके रख देते हैं। और थॉमस कार्लाइल भी जब लिखता है हीरो एज अ प्रॉफिट, तो वो हैरान रह जाता है कि एक बंदा, उसने कितने छोटे से अरसे में उन बदुओं को सिविलाइज करके रख दिया कि उन्होंने दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दी। और फिर चारों खुलफाए राशिदीन का दौर और उसके बाद का दौर और अब्बासिद डायनेस्टीज और ये जितनी भी डायनेस्टीज थी, तो मुस्लिम का जो एरा था 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स 8th 9th 10th सेंचुरी, इस एरा में मुसलमान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, इल्म बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड जो वेस्ट था, जो आज बहुत ज़्यादा आगे और हमें मानना पड़ेगा, वो उस टाइम पे डार्क एजेस में थे, यानी उनके पास कुछ नहीं था। और मुस्लिम्स दे वर रूलिंग। मुस्लिम हिस्ट्री इतनी शाहकार है। सो बट एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब वो अरूज कहते हैं ना, हर अरूज के बाद जब अरूज का पॉइंट होता है ना, उसके बाद जवाल आना शुरू हो जाता है। अरूज को जब मान लिया ना कि हम ही हैं या हमसे सुपीरियर कोई नहीं हो सकता, तो उसके बाद जवाल आना शुरू हो गया। मुसलमानों ने कोई लिखना नया बंद कर दिया। और फिर जब यूरोप में रिनेसांस स्टार्ट हो गया, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया, तो मुस्लिम जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार हो गए, ऐश इशरत की जिंदगी शुरू हो गई। सो ये पॉइंट है कि सोक्रेटिस जो था ना, वो अपने आप को नहीं कहता था कि मैं जीनियस हूं, वो इल्म की तलाश में रहता था, उस परसूट में रहता था कि मुझे नया इल्म मिले, और उस इल्म से वो सवाल करता था। और ये जो पावर ऑफ क्वेश्चन है ना, ये उसके अंदर थी, और लव ऑफ नॉलेज था उसको। अच्छा, अब उसने ना एक काम किया। अब इस इल्म के जरिए उसने क्या किया, उसने उन 12 खुदाओं को जो ग्रीक्स के थे उनको चैलेंज कर दिया। How could you say there are 12 gods? भाई 12 खुदा कैसे हो सकते हैं? इसने कहा खुदा तो एक है। He was monotheistic. इसने कहा खुदा तो एक है। अब ये बात जो थी ना, ये ग्रीक्स को जो बड़ा उसमें प्राउड फील करते थे कि भाई हमारे 12 खुदा हैं, और उनकी प्रेस्टिज में वो हद से ज़्यादा आगे चले जाते थे। तो यही सिनेरियो ज़रा आप अरेबिया का भी आप माइंड में लेके आए ना, कि उस टाइम पे अरब का क्या मंजर था। सो 12 खुदाओं को मानने वाले इस बात को सोचने में तैयार नहीं थे कि खुदा एक हो सकता है। और सोक्रेटिस अपने उस इल्म को अपनी यूथ में, या जब वो बाहर जाता था ना, तो क्राउड ऐसे खड़ा होता, और उस क्राउड के सामने सोक्रेटिस ये कहता था, बरमला कहता था कि भाइयों खुदा एक है, और फिर सवाल करो। अब ये सवाल जो होता है ना, ये अक्सर बड़ी चुभने वाली चीज़ है, ठीक है। मैंने पिछली भी डिस्कशंस में यही कहा था कि कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सवाल करो, और कुछ कहते हैं कि शट अप, खबरदार सवाल नहीं करना दूसरी दफ़ा, ठीक है। सो ये जो सवाल था, ये अब ग्रीक्स की जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थी उनको चुभने लगा। उन्होंने कहा इस बंदे का करना पड़ेगा कुछ, ये बंदा जो है ना ठीक नहीं जा रहा, ये उस यूथ में क्या दे रहा है, उन्हें इल्म दे रहा है। अब ये पाकिस्तान का भी डिलेमा है। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि भाई ये जो आपके पॉलिटिशियंस हैं ना, जनरलाइज कर रहा हूं, ये आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपको कभी भी अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे। क्यों? इन्हें पता है कि ये जब अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो फ्यूडल लॉर्ड्स का क्या होगा। ये जब अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो ये वो रेवोल्यूशन लेके आएंगे जिसमें हमारे पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो थॉट है ना, ये इनकी पेनिट्रेट कर चुकी होती है थॉट।
ठीक है। सो अब उन्हें मसला था इस चीज़ का कि भाई ये हमें चैलेंज क्यों कर रहा है, और इस चैलेंज में सोक्रेटिस के ऊपर केस हो जाता है और उस केस का एक रिजल्ट निकलता है। वो हम थोड़ा सा आगे जाके इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन इसी असना में ना एक बड़ी मज़े का लेसन है जो हम सीख सकते हैं। अक्सर हमारी सोसाइटी में ये होता है ना कि लोग क्या करते हैं, जैसे अशफाक अहमद से किसी ने पूछा ना कि लोग गीबत क्यों करते हैं, बड़ा सवाल है। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता ना, या सोचने के लिए कुछ नहीं होता और कंस्ट्रक्टिव, तो वो गीबत करते हैं। वो टो में रहते हैं कि भाई मुझे अपने पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में किसी के बारे में कोई तो बुरा सुनने का मिले ना, ताकि मैं उसको बड़े खुशी के साथ वाह वाह करके बताऊं सबको, देखो ये क्लेम करता था कि मैं बड़ा कोई महान हूं, देखो क्या कारनामे हैं इसके। तो हम दूसरों की बुराई करने में बड़े खुश होते हैं। किसी अफेयर निकल आए तो बंदे तो बड़े खुश होते हैं। टॉक ऑफ द टाउन ये होती है जी, आज उसकी एंगेजमेंट हो गई है, आज उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है, और इसका निकाह होने वाला है, उसका नहीं होगा, ये बातें जी, ठीक है। सो ये रियलिटी है। तो सोक्रेटिस के पास ना एक बंदा आया, दोस्त था उसका। तो उसने कहा साहब आपको मैं ना एक बात बताने लगा हूं, आपके एक दोस्त के बारे में है। तो सुकरात ने कहा रुक जाओ। उसने कहा क्यों जी? सुकरात ने कहा पहले ना तुम्हें एक 3 तरह के टेस्ट से गुजरना होगा, ट्रिपल टेस्ट है उसमें से गुजरना होगा, और अगर तुम उस ट्रिपल टेस्ट में से गुजर जाओगे तो तब मुझे तुम वो बात बता सकते हो। उसने कहा जी ठीक हो गया, बताइए। सुकरात ने कहा पहली कसौटी, फर्स्ट फिल्टर, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि जो तुम मुझे बात बताने लगे हो वो 100% एक्यूरेट है? तुम 100% श्योर हो कि जो तुम मुझे बताने लगे हो उसमें वो तुमने उसके गवाह हो, 100% श्योर है? उसने कहा नहीं, नो मास्टर, मैंने बस अभी सुना ही है ना। अच्छा, उसने कहा ठीक हो गया। दूसरी कसौटी, उसने कहा जो तुम मुझे बात बताने लगे हो और जिस बंदे के बारे में बताने लगे हो, क्या ये उसके हक में अच्छी है या बुरी है? तो उस बंदे ने जवाब दिया कि साहब उसके लिए अच्छी नहीं है, बुरी है। सुकरात ने कहा फिर ये बताओ कि तुम इस बात के बारे में 100% श्योर भी नहीं हो और फिर भी तुम मुझे ऐसा क्यों बताना चाह रहे हो जो उस बंदे के लिए अच्छा नहीं है? अब उसे ना थोड़ा सा उसके चेहरे का रंग बदलना शुरू हुआ। खैर कहता अच्छा ठीक है, तुम अभी तीसरा रहता है ना, तो अगर इसको पास कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें मुझे बात बता सकते हो। उसने कहा जी हुजूर पूछिए। तो सुकरात ने कहा कि तीसरा ये है कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है सुनना, कि अगर मैं नहीं सुनांगा मर जाऊंगा, या मेरे लिए बहुत एसेंशियल है सुनना कि जो तुम्हें मुझे बताना चाह रहे हो, यानी यूजफुलनेस कितनी है इस बात की, क्या बहुत ज़रूरी है? उसने कहा जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर सुकरात ने कहा फिर रहने दे, प्लीज़ मुझे ये बात ना बताओ, ठीक है। तो ये नहीं उस बंदे का ये कमाल था कि वो बंदे को इन कसौटी में से गुजारता था कि क्या बात 100% एक्यूरेट है और क्या ये अगले के लिए अच्छी है और क्या ये मेरे अपने लिए ज़रूरी है या नहीं है। और ये हम अपनी लाइफ में भी देख, सारा दिन अगर किसी से बात कर रहे हैं या हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सारा दिन अगर लगा रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं दोस्त आपस में, तो क्या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है उन्हें, उनकी ज़ात को? ये बड़ा सवाल है सोचने का। या क्या फॉर द सेक ऑफ प्लेयर है, या क्या फॉर द सेक ऑफ डिसग्रेसिंग अदर है,
ठीक है, क्या सिर्फ ये दूसरों की बुराई करने तक है या अच्छाई करने तक है, ये बहुत मैटर करता है। सुकरात जो था वो बड़ा उस्ताद था। और इसी तरह से जब फिर अगर आप इसको ले आए ना, अगर आप इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, तो बड़ा पावरफुल वर्ड है इकरा का। इस वर्ड का एसेंस ये है कि देखे ना कि खुदा ने इसी को चूज किया, और कुरान वो वाहिद किताब है जो खुदा की जुबान में है। इकरा का जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, और फिर प्रॉफिट ये कहते हैं कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। इसका कितना एसेंस है कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। तो उस्ताद तो वो होता है ना जो आपके जख्मों पर मरहम का काम करता है, और बड़ा उस्ताद तो वो होता है ना जो आपको जिंदगी पढ़ाए। अब मसला ये होता है कि हम सिलेबस के गुलाम हो जाते हैं, और इस दुनिया में जब हमारे पास कुछ सिलेबस से हट के सीखने के लिए नहीं होता, तो हमारा पैमाना सिर्फ यही है कि सर हाउ कुड आई गेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। ये पैमाना हमारा रहता है एक लिहाज से, जो कि बड़ा मसला पैदा करता है, ठीक है। ये इससे हम जब हट के नहीं ना सोचते, तो फिर हमारी लाइफ में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक मुझे ना यहाँ पे स्टोरी याद आ गई कि उस्ताद जो होता है ना, वो किस तरह का उस्ताद होता है। एक उस्ताद था, और वो अब काफ़ी अरसा उसे एक्सपीरियंस हो चुका था पढ़ाते हुए। तो एक बार ना उसके, जब वो अपने आखिरी अरसे में था ना अपनी उस टीचिंग करियर के, तो उसे एक दिन ना एक जगह पे उसका एक स्टूडेंट मिला। तो अब जब स्टूडेंट अमूमन मिलते होते हैं पुराने, तो उनसे पूछते होते हैं जी आजकल क्या कर रहे हैं आप। तो ऐसे ही उस उस्ताद ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, क्या शुगल है। तो उसने कहा सर जी आप वही कर रहा हूँ जो आप किया करते थे। उसने कहा अच्छा क्या? उसने कहा जी टीचिंग कर रहा हूँ। उसने कहा दैट्स वेरी वेल, तो आप टीचिंग कर रहे हैं, अच्छा तो कहाँ से इंस्पिरेशन आई, कैसे सोचा कि भाई मैं टीचिंग करूँगा। तो उसने कहा सर एक इसके साथ एक स्टोरी लिंक है, मैंने आपको देख के टीचिंग करना शुरू की। तो उस्ताद ने कहा जी मैंने ऐसा क्या किया है कि आपने मुझे देख के टीचिंग करना शुरू कर दी। तो उसने कहा सर एक दफ़ा ऐसा हुआ था, शायद आपको ये स्टोरी बड़ी अच्छे तरीके से याद होगी, कि मैंने अपने एक दोस्त का ना पॉकेट में से उसकी घड़ी चुरा ली थी, और वही बात उसने जाके आपको बता दी थी। आप तभी क्लासरूम में खड़े थे, तो आपने क्या किया था, आपने कहा था जी सारे के सारे खड़े हो जाओ और लाइंस बना लो। हमने लाइंस बना ली। अब ऐसा करो आंखें बंद कर लो सारे। हमने आंखें बंद कर ली। अब मुझे पता था कि अब मेरी जो यहाँ पे है ना शामत आने वाली है। तो आपने क्या किया, आप हर रो में से गए, हर एक की पॉकेट में हाथ डाला आपने, और जब मेरे पास पहुँचे तो आपने वो मेरी पॉकेट में से निकाल ली और आप आगे बढ़ गए। और फिर अगलों को चेक करते हुए आप स्टेज के ऊपर आ गए और आपने कहा ओके कम ऑन लेट्स ओपन योर आइज। हमने अपनी आंखें जो थी वो खोल ली, लेकिन आपने उस दिन मेरा नाम नहीं बताया कि भाई ये वो बंदा है जिस बंदे ने घड़ी चुराई है। तो आपने मेरा नाम नहीं बताया ना, तो मैं इंस्पायर हो गया कि भाई ये टीचर होता है जो पर्दा रख रहा है, ये टीचर होता है जो मेरा बुरा वो नहीं बता रहा सबके सामने। तो उस्ताद कहने लगे भाई मैं भी बताऊं आपको एक बात। तो उसने कहा जी बताइए। तो उस्ताद ने कहा बेटा मुझे आज तक नहीं पता कि वो घड़ी किसने चुराई थी। उसने कहा कैसे? उसने कहा जब मैं आपको सब कुछ चेक कर रहा था ना, मेरी अपनी आंखें तब बंद थी। इस वजह से मुझे नहीं पता था कि आप ने चुराई है, कि किसी की इज्जत नफ्स उसमें मजरू ना हो। सो दैट वाज
दैट वाज हिम, ये वो टीचर था, ठीक है। और हर कामयाब आदमी के पीछे एक उस्ताद का हाथ होता है। इकबाल कभी ना बनते इकबाल अगर मौलाना रूम उनके मुर्शिद ना होते। मौलाना रूम कभी ना रूमी बनते और मसनवी कभी ना आती दुनिया के सामने अगर शम्स तबरेज़ ना उनके उस्ताद होते। और फिर तभी ये आलम होता है जब बुल्ले शाह फिर कहते हैं ना, इस आलम में रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा हुई, सदो नी मैनू दीदो रांझा, हीर ना आखो कोई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई, मैं नहीं वो आप है, अपनी आप करे दिलजोई। सोक्रेटिस का जो ताल्लुक था वो अपने शागिर्दों के साथ ऐसा ही था। और इसने फिर दुनिया को बहुत बड़ा एक शाहकार दिया। हिज नेम वाज प्लेटो, अफलातून। आपको पता है ना कि जो पहली एकेडमी बहुत मशहूर हुई थी वो प्लेटो की एकेडमी थी, जो हायर एजुकेशन के लिए थी। आप जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ये सारी डिसेंडेंट हैं उस प्लेटो की एकेडमी से। और प्लेटो का उस्ताद कौन था? सुकरात। और फिर अफलातून ने किसको पढ़ाया? उसने पढ़ाया उस बंदे को जिसने दुनिया को साइंस दी, अरिस्टोटल, अरस्तु ने किसको पढ़ाया? हिज नेम वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, जिसने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की। ये लिंक था उस्ताद का, सुकरात का, जो उसने इल्म दिया। फिर जब सुकरात के ऊपर केस चला, अब हम इस लेक्चर के आखिरी हिस्से में हैं। सुकरात के ऊपर केस चला कि भाई आप हमारे खुदाओं को चैलेंज कर रहे हो और दूसरा हमारी यूथ को करप्ट कर रहे हो। ये वो दो चार्जेस थे जो सुकरात के ऊपर लगे थे। तो सुकरात जो था उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं दिए, बिकॉज ही न्यू इट कि ये किसी तरह से मानने वाले नहीं है। तो सुकरात जी को फिर 3 ऑप्शन दिए गए। उन्होंने कहा जी आपके ऊपर एलिगेशन साबित हो चुका है, तो अब आपके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं, इसके अलावा चौथा ऑप्शन नहीं है। तो वो क्या है? पहला, खामोश हो जाओ, इसके बाद नहीं बोलना ये जो तुम कर रहे हो, खामोशी इख्तियार कर लो। और फिर इसके बाद नहीं आपने एथेंस की गलियों में फिरना और ना लोगों को उनसे खिताब करना है। दूसरा, एथेंस से चले जाओ, एग्जाइल में चले जाओ। और तीसरा, हेमलॉक पी लो, जहर पी लो। तो सुकरात ने कहा अरे फिर मुझे तीसरा ऑप्शन मंजूर है, जहर। अब जो सुकरात के जो शागिर्द थे ना, ये बड़े परेशान हुए। प्लेटो और फिर ज़ेनोफोन ने भी इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने सुकरात को कहा कि आप यहाँ से अभी चले जाओ, फिर कुछ अरसे बाद आ जाना। तो सुकरात ने कहा उन्हें कि फिर मेरा वो सारा जो मैंने आपको प्रीच करता था उसका क्या फ़ायदा अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो क्राइटो को कहता है, let the cup be brought if the poison is ready, and if not, prepare some poison। कि भाई कप ले आओ, किधर है? ठीक है। और फिर वो होता है, वो उस्ताद जहर पीता है, लेकिन उसका जो इल्म का समंदर है वो आज तक बह रहा है। और फिर ग्रीक्स के बाद जो वेस्ट का राइज होता है और सारा नॉलेज वो ग्रीक्स का अटेन करते हैं। और सुकरात वाज द फर्स्ट वन जिसको पहला शहीद इल्म कहते हैं, पहला शहीद इल्म होता है। और जैसे रेने डेकार्ट था तो वो कहता था आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और हमारे उस्ताद थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान में कैसा है? उलट है। उलट कैसा है कि सोची पिया तो बंदा गया। यहाँ पे अगर आपने सोचा तो आप तो गए, ठीक है। आखिर में
सिर्फ यही है कि अगर आप अपने उस्तादों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने वाले हैं तो ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम पे आप ज़रूर पहुंचेंगे। फिर मार्क्स होना बहुत ज़रूरी नहीं है। और मैं अब भी जब भी अपने ज़िंदगी के बड़े उस्तादों को देखता हूँ मैं हमेशा उनको एडमायर करता हूँ। और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जब हम मास्टर्स में थे तो सर फैसल का आधा लेक्चर मोरालिटी के ऊपर होता था और आधा लेक्चर जो होता था वो उस सिलेबस में से होता था। सो इट्स नॉट कि सिर्फ आपने मार्क्स लेने हैं, भाई जिंदगी भी तो पढ़ाओ, ठीक है। वेरियस चीज़ों तो भी इंट्रोड्यूस कराओ ताकि सिर्फ इल्म सिलेबस तक न रह जाए। और फिर किताबें बच्चों को सुलाएं ना, किताबें जगाएं उनको। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई किताबें आपके लिए नींद की डोज हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही ना तो आप किताब खोल लो, बस थोड़ी देर के बाद ही आपको नींद आ जाएगी। सो इस सिलेबस से आगे जहाँ और भी हैं, इसके साथ हम आज का अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आपने इसे ड्राइव किया होगा और ये सोचिएगा ज़रूर कि ऐसा कौन सा उस्ताद आपकी लाइफ में था जिसने आपको एक सोचने का पैमाना दिया। और फिर शो द ग्रैटिट्यूड और इसको कारवां को जारी रखिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।